इकाई 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियां आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य समग्र एवं सतत मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। सबसे पहले शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा का अर्थ शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक आधार। शिक्षा का अर्थ शिक्षा के सामाजिक एवं दार्शनिक आधार पर ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक का कर्तव्य बालक के खाली मन को नए नए ज्ञान और सूचनाओं से भरना माना जाता है। ठीक है। शिक्षा संबंधी यह मत पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में प्राचीन व मध्यकाल में विशेष रूप से प्रचलित था, किंतु अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने इस शिक्षा को इस अर्थ में नहीं लिया। शिक्षा शब्द एडुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है। किससे निकला? एडुकेटम लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ये और ड्यूको, ई का अर्थ है अंदर से, ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, तो अंदर से आगे बढ़ना एजुकेशन होता है। इस प्रकार शाब्दिक रूप में एडुकेटम का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर बढ़ना या विकसित होना, अर्थात शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया एजुकेशन प्रोसेस। का नंबर पे शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया टीचिंग इज बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन एडम्स ने स्वीकार करते हुए एक पक्ष पर अंतःवासी छात्र तथा दूसरे पक्ष पर शिक्षक को स्वीकार किया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं। कठोपनिषद में शिक्षा को छात्र व शिक्षक दोनों के मध्य अंतक्रिया के रूप में स्पष्ट किया गया है। शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक मुख और एड़ी दोनों में छाले पड़े हैं। मुख और एडी दोनों में छाले पड़े हैं। ठीक है। आगे ख शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षा में क्या पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी को पढ़ना। अतः छात्र व शिक्षक के साथ तीसरा पक्ष विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को भी स्वीकार किया गया है और यह विषय वस्तु प्रदान करता है समाज। पाठ्यक्रम विद्यार्थी शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया है ये। शिक्षा में डीवी के तीन मुख हैं। ठीक है। शिक्षण की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। शिक्षा की विशेषताएं हैं कुछ ये। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्वदेश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। अब है क्या नंबर पे? ब नंबर पे। पहले तो क्या नंबर पे क्या था? अ नंबर पे था शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया थी। ठीक है। अब है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ भी बोलते हैं इसको। आधुनिक विचारधारा के शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि पाठ्यचर्या अनुभवों क्रियाओं या जीवन की वास्तविक परिभाषा है। इस विचारधारा के अनुसार स्थितियों का संचय होता है जिसमें बालक भाग लेता है और जिसका वह सामना करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या पुस्तकों विषय वस्तु और अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रर से हुई है। ठीक है। किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है CURRERE से शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स।
अर्थात दौड़ का मैदान। ठीक है, इस प्रकार करिकुलम दौड़ का मैदान है जिसमें बालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। बालक पाठ्यचर्चा को दौड़कर सीखकर ही पूरा करता है, अतः पाठ्यचर्चा वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य पर पहुंचता है। पाठ्यचर्चा शिक्षक और बालक दोनों को शिक्षा देने एवं ग्रहण करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है एवं उद्देश्य प्राप्ति का सशक्त साधन भी है। किसी विशेष स्तर के बाल छात्रों के अध्ययन हेतु सभी पढ़ाए जाने वाले विषयों की जो योजना बनाते हैं उसे शिक्षा का शिक्षाक्रम कहा जाता है। किसी विषय की रूपरेखा को उस विषय का पाठ्यक्रम सिलेबस कहते हैं, अर्थात सिलेबस शिक्षक की दृष्टि में रखकर बनता है। करिकुलम की रचना छात्र को ध्यान में रखकर ही की जाती है, अतः सिलेबस जो किसी समय करिकुलम का पर्याय माना जाता था अब उसका एक अंश बनकर रह गया है। कनिंघम के अनुसार कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है, कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार, ठीक है, पदार्थ को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो विद्यालय में चित्रित कर सके। कनिंघम ने कहा ये, ठीक है, कनिंघम की याद रखना। कनिंघम ने क्या कहा है, सिंघम ने पदार्थ एक स्टूडियो ऐसे कहा है। मुनरो ने कहा है कि पाठ्यचर्चा में वे समस्त अनुभव निहित के होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मानव जीवन की अनेक घटनाएं विचार इतने बहुदर्शी हैं कि इन सब में से अधिक महत्व रखने वाले तथ्यों को छांटकर ही अध्यापन के लिए व्यवस्थित ढंग से पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। छात्रों की रुचियों एवं स्वभावानुसार पाठ्यबिंदु को केंद्र बनाकर पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए। निश्चित ही इसमें प्रमुख भूमिका पाठ्यक्रम की होती है। यह छात्र एवं अध्यापक को एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने पाठ्यक्रम को निम्न तरह से परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनमें अनुभवों का एक समूह निहित है जिनको बालक कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रार्थना सभा, कार्यशाला, खेल मैदान एवं छात्र अध्यापक के अनौपचारिक मेल मिलाप से प्राप्त करता है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 की आवश्यकता। नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता। अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता करना। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता का होना। भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता। पाठ्यक्रम में नवीन तथ्य एवं शोध कार्यों में के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु। अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने हेतु। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र बराबर लर्निंग विदाउट बर्डन अथवा शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन अथवा शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के प्रारंभिक अध्याय में देश की आज़ादी के बाद किए गए पाठ्यचर्चा में जितने भी सुधार हुए हैं उनके प्रयासों की चर्चा की गई है। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा दस्तावेज का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रीय गान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है। 2005 में यशपाल समिति का निर्धारण किया गया एवं शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके आधार पर पाठ्यचर्चा का निर्माण किया गया। एनसीएफ 2005 के संचालन समिति के लिए प्रो यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 35 सदस्य थे। प्रो यशपाल पूर्व में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद के अकादमिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विद्यालयों के अध्यापक आदि को सदस्यों के रूप में बुलाया गया अथवा शामिल किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए जो भारतीय संविधान के राष्ट्र के दर्शन को अपनी आधार भूमि मानते हैं। एनसीएफ 2005 के तहत ये प्रावधान है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए।
यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के अनुच्छेद 350 क के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को बालक की भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। एनसीएफ 2005 के शिक्षा संबंधी सुझाव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कमियों और सुझावों को सम्मिलित किया गया है। प्राय ये देखा जाता है कि अगर विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने को मजबूर न किया जाए तो आदान प्रदान में शिक्षक की भी शिक्षण भी कुछ न कुछ अवश्य सीखता है, क्योंकि बड़ों के मुकाबले में बच्चों की अवलोकन क्षमता तथा अनुभूति में अधिक गहराई मिलती है। अतः ज्ञान के सृजन के रूप में उनकी संभावनाओं की हमें अधिक कदर करनी चाहिए। शिक्षा किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको अध्यापक या डाक के जरिए कहीं पहुंचा दिया जाए। प्राय हमें यह सुनने को मिलता है कि उर्वरक या ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें सदैव ही बालकों की भौतिक एवं सांस्कृतिक जमीन में गहरे पेट में होती है तथा उन्हें सहपाठियों व समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं के पोषण से मिलता है। ज्ञान के सृजन में सदैव ही पारस्परिकता अंतर्निहित होती है, इनमें कोई शंका ही नहीं है। त्रिभाषाई फॉर्मूले की तीन भाषाएं। प्रथम भाषा राज्य राष्ट्रीय भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा स्थानीय भाषा संस्कृत, पंजाबी, गुजराती या मारवाड़ी आदि। अन्य विषयों के एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करनी चाहिए। सामाजिक शिक्षण के द्वारा बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। और विज्ञान विषय के शिक्षण के द्वारा बालकों में तार्किक एवं संज्ञानात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। गणित विषय के शिक्षक द्वारा बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। गणित विषय के शिक्षण द्वारा बालकों में गणित के प्रति रुचि एवं रुझान विकसित करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा संबंधी उद्देश्य। बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने के उद्देश्य, दूसरों की भलाई के प्रति तत्परता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, नवीन परिस्थितियों में सामना करने की क्षमता विकसित करना, बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के 5 सिद्धांत है ये। देखो 5 सिद्धांत क्या है। बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हों। शिक्षण व्यूह रचना एवं विधियाँ। अध्यापक द्वारा की गई ऐसी व्यवस्था जो छात्र में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाती हैं। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण व्यूह का संबंध कार्यों के उस रूप में बताया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। स्टोन्स एवं मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की व्यूह रचना किसी पाठ्य योजना का एक ऐसा सामान्यकृत प्रारूप है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के संदर्भ में सम्मिलित की जाती है और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा उसमें सम्मिलित की जाती है। शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार। एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचनाएं, लोकतांत्रिक शिक्षण व्यूह रचनाएं। ठीक है। शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचनाएं और लोकतांत्रिक शिक्षण व्यूह रचनाएं। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि शिक्षण का एक माध्यम साधन है जिसके द्वारा अध्यापक अपनी उप इकाई को रोचक, सजीव एवं प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। प्रसिद्ध विचारक जॉन डीवी कहते हैं कि पद्धति प्रणाली विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि के तत्व। फर्स्ट है संप्रेषण। फर्स्ट कौन सा है? संप्रेषण, जिसमें बातचीत, कम्युनिकेशन, टॉकिंग होती है। संप्रेषण में बातचीत के अभाव में किसी भी विधि में शिक्षण करना बहुत कठिन कार्य है। चित्र पिक्चर इसमें कई शिक्षण विधियाँ ऐसी हैं जिन्हें बिना चित्रों की सहायता के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन,
शिक्षण विधियों की सहायता से यदि कोई क्रियात्मक समस्या हल करनी हो तो शिक्षक को प्रदर्शन करना होता है। ठीक है, प्रदर्शन भी शिक्षक को प्रदर्शन करना होता है अगर कोई समस्या लेनी हो तो। ठीक है, आगे हाव भाव, गेस्चरिंग। शिक्षा को व्यवस्थित एवं शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु हाव भाव हाव भाव जो है हाव हाव भाव प्रदर्शन आवश्यक होता है। ठीक है, हाव भाव एनसीएफ में 4 पॉइंट हो गया। लेखन, अब बात करते हैं लेखन की, राइटिंग। शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखकर एवं छात्रों को लिखने का आदेश देकर शिक्षण करते हैं। पठन रीडिंग। छात्रों को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ने के निर्देश, अभिव्यक्त एवं उच्चारण संशोधन हेतु दिए जाते हैं। शिक्षक भी आदर्श वाचन, मॉडल रीडिंग करते हैं। निर्देशन निर्देशन गाइडिंग। क्रियात्मक विधियों से शिक्षण कराते समय शिक्षक निर्देशक की भूमिका में रहता है, जो समय समय पर निर्देशन देता रहता है। शिक्षण विधियों की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियाँ किसी शिक्षक के व्यवहार में एक दर्पण होती है। इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, अर्थात किसी भी विषय में कितनी ही बार अवसरणानुकूल किसी विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करती है तथा एक से अधिक विषयों हेतु उपयोगी होती है। ठीक है, शिक्षण विधियों की प्रकृति जो शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर टिकी होती है। शिक्षा व दर्शन दोनों का ही लक्ष्य व्यक्तित्व को सत्य का ज्ञान कराना है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा विचार अथवा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। शिक्षा इन सिद्धांतों को व्यवहार अथवा प्रयोग में लाती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, अतः एडम्स के शब्दों में शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। शिक्षण विधियाँ विषय वस्तु के व्यवहारिक संप्रेषण में सहायक होती हैं। आगे छात्रों में अधिगम संस्थितियाँ विकसित करती है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया उत्पन्न करती है। शिक्षा मनोविज्ञान में आज अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिनको निम्नलिखित विभागों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरागत विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधियाँ, बाल केंद्रित विधियाँ, ऐसी विधियाँ। इसमें परंपरागत विधियाँ सबसे पहले, इनके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक पद्धति को रखा जाता है। इस विधि से पाठ्यपुस्तक को परंपरागत रूप से एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षक केंद्रित विधियाँ, इसके अंतर्गत व्याख्यान पद्धति तथा कहानी पद्धति को रखा जाता है। इनमें शिक्षक की भूमिका प्रधान होती है, जिसमें बालक एक निष्क्रिय मूक श्रोता के रूप में होता है। आज के मनोवैज्ञानिक युग में इन विधियों को नकार दिया गया है। बाल केंद्रित विधियाँ, इन विधियों में बालक की भूमिका प्रमुख होती है और शिक्षक एक मार्गदर्शक एवं वातावरण के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इन विधियों में बालक सक्रिय होकर सीखता है। इन विधियों के अंतर्गत योजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, निरीक्षित या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को रखा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग में शिक्षा बालकों को शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख स्थान प्रदान करने का समर्थन करती है, अतः इन कारणों से बाल केंद्रित विधियों को आधुनिक विधियों की भी संज्ञा दी गई है। प्रमुख शिक्षण विधियाँ: व्याख्यान विधि, विवेचन विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, दत्त कार्य विधि, समवाय विधि, किंडरगार्टन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, डाल्टन विधि और प्रदर्शन विधि, हरिस्टिक विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, मॉन्टेसरी या साहचर्य विधि, सुकराती प्रश्नोत्तर विधि, बुनियादी विधि। शिक्षण युक्ति: शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण में विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तर इत्यादि को शिक्षण युक्ति कहते हैं। शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति तीनों अलग अलग हैं, लेकिन शिक्षण विधियाँ और युक्ति व्यूह रचना में समाहित रहती हैं। आगे शिक्षण व्यूह रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर। शिक्षण व्यूह रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर। शिक्षण विधि से इधर शिक्षण व्यूह रचना है। ठीक है, शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की ओर ही ध्यान दिया जाता है। शिक्षण व्यूह रचना में पाठ्यवस्तु विद्यार्थियों के व्यवहार, उनकी क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, शिक्षण उद्देश्यों, पूर्व ज्ञान आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण क्रियाओं का जो है क्या किया जाता है, शिक्षण क्रियाओं का अपने नियोजन होता है। शिक्षण विधि एक विधि की व्यापकता कम है, शिक्षण और जो शिक्षक व्यूह रचना की व्यापकता अधिक है। अब लक्ष्य एवं उद्देश्य। साधारणतः लक्ष्य एवं उद्देश्य एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं और एक के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथार्थ रूप में लक्ष्य वह आदर्श है जिन्हें एक
निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके विपरीत उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। ये अधिक व्यवहारिक व सुनिश्चित होते हैं। सर्वप्रथम बोबित महोदय ने 1918 में उद्देश्य शब्द का प्रयोग किया तथा थर्नर और कोलेटी ने उद्देश्यों के चुनाव हेतु व्यवहारिकता, अनुकूलता, उपयोगिता, समयबद्धता व समुचितता का होना आवश्यक मानदंड बताया। इस संबंध में बी.डी. भाटिया ने ठीक ही लिखा है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। ठीक है, एक किसने बोला? बी.डी. भाटिया ने। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी है थी। उन्होंने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्यधारित बनाने का सफल प्रयास किया। उनका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है: लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य एक ही चीज़ है और प्राप्य उद्देश्य अलग है। ऑब्जेक्टिव, गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य उद्देश्य व्यापक होते हैं क्योंकि इनका संबंध शिक्षा क्रम के समस्त विषयों से होता है। प्राप्य उद्देश्य सीमित होते हैं क्योंकि इनका संबंध विषय के शिक्षण से होता है। लक्ष्य उद्देश्य एक सामान्य कथन है, प्राप्य उद्देश्य एक निश्चित एवं विशिष्ट कथन है। ठीक है, आगे। लक्ष्य उद्देश्य कक्षांतर्गत शिक्षण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। प्राप्य उद्देश्य कक्षांतर्गत शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लक्ष्य उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं क्योंकि ये लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं। प्राप्य उद्देश्य अल्पकालिक होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त करने में कम समय लगता है। उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य जो है कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों व्यूहरचना के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं। प्राप्य उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की रणनीतियों व्यूहरचना के निर्धारण में सहायक होते हैं। लक्ष्य उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, प्राप्य उद्देश्य की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स थ्योरी। बी.एस. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा तथा ब्लूम 1956 के बाद R.F. मेंगर, D.R. क्रेथवाल ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन ब्लूम का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। शैक्षिक उद्देश्य से मानसिक जीवन। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य मानसिक जीवन, जैसे इसमें शैक्षिक उद्देश्य मानसिक जीवन में सबसे ऊपर संज्ञानात्मक पक्ष है और एक भावनात्मक पक्ष और एक मन चालिया या क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम 1956 में दिया, भावनात्मक पक्ष जो काथवाल व मसीहा ने दिया 1964 में, और सिम्पसन 1969 में दिया मन चालिया या क्रियात्मक पक्ष है। सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है जिसका महत्व अधिक माना जाता है। इस क्षेत्र में समाहित क्रियाओं को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, ज्ञान, नॉलेज। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति भ्रामक मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है। इनमें सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान, प्रभाषीकरण, स्मरण करना सम्मिलित है। जैसे छात्र मौलिक अधिकारों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संविधान का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति के बाद अवबोधात्मक प्रश्न उद्देश्य की प्राप्ति होती है। छात्रों में अवबोध स्तर का विकास तब होता है जब वह किसी तथ्य से संबंधित ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य प्राप्त कर चुके हो। इस उद्देश्य के अंतर्गत परिभाषा देना, अनुवाद करना, प्रतिपादित करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, तुलना करना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित हैं। आगे, जैसे छात्र नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन। ये स्मरण की गई व समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है। इससे छात्रों में आलोचनात्मक एवं तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास होता है। इसमें छात्र में प्रयोग करना, प्रदर्शन करना, जांच करना, पूर्व कथन देने की योग्यता का विकास होता है। जैसे छात्र नागरिकों के अधिकार संबंधी एवं संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कर सकेगा। विश्लेषण, एनालिसिस। यह विषय वस्तु को विभिन्न अंगों में विभक्त करके उसमें निहित संरचना को समझने की योग्यता है। छात्रों में सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिक कौशल उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों में गणना करना, मानचित्र पढ़ना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना आदि क्षमताओं का विकास होता है। संश्लेषण, सिंथेसिस। इस प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति से छात्र का सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होता है, वह इस विषय के महत्व को समझ पाता है। मूल्यांकन एवोल्यूशन यह विषय वस्तु के महत्व का आकलन करने की योग्यता है। इसमें अधोलिखित क्रियाओं को रखा जा गया है। आंतरिक प्रमाण के रूप में आकलन, बाह्य प्रमाण के रूप में आकलन। बी अब भावनात्मक पक्ष की बात करते हैं। अफेक्टिव डोमेन ब्लूम द्वारा वर्गीकृत भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित उद्देश्यों को निम्नलिखित स्थलों में व्यक्त किया गया है। फर्स्ट, स्वीकार करना या प्राप्ति अथवा ग्रहण करना, रिसीविंग। ये भावनात्मक क्षेत्र का प्रारंभिक या निम्नतम स्तर है। इसमें सीखने वाला उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। ठीक है, उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। आगे अनुक्रिया रेस्पॉन्डिंग, इसके अंतर्गत अधिक उत्प्रेरणा तथा अवधान में अधिक नियमितता की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से इसे अभिरुचि भी कहा जा सकता है। मूल्य निर्धारण अवमूल्यन वैल्यूइंग, इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है जो व्यक्ति के किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। इसे अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। फोर्थ, संगठन या व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति का व्यवहार सामान्यतः किसी एकांक या अभिवृत्ति से उत्प्रेरित न होकर अभिवृत्ति समूह से होता है। ऐसे समूह के संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं। मूल्य का लक्षण वर्णन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए वैल्यू कॉम्प्लेक्स, मूल्य को निरंतर आत्मसात करने से कार्य प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो जीवन दर्शन कहलाने लगते हैं। ठीक है, आगे सी मनोवैज्ञानिक पक्ष साइको मोटर डोमेन, इसे निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, उद्दीपक स्टिमुलस, व्यक्ति किसी भी कार्य को होते देख स्वयं करना प्रारंभ करता है। परिचालन कार्यवाही मैनिपुलेशन, इस कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है। शुद्धता नियंत्रण कंट्रोल, धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध सही करना प्रारंभ करता है। संयोजन समायोजन कोऑर्डिनेशन, वह कर्मबद्ध रूप से कार्य को स्वीकार करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठाता है। स्वाभाविकरण नेचुरलाइजेशन, धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है, वह आदत या कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। आदत निर्माण हैबिट फॉर्मेशन, ये क्रियात्मक पक्ष के सबसे उच्चतम स्तर है। उक्त तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोक्रियात्मक पक्षों को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। ये तीनों पक्ष अंशतः निम्न प्रकार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जिससे वे अधिकाधिक समाज उपयोगी बन सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शिक्षण को साफल्य बनाना आवश्यक है। सफल शिक्षण कुछ मूलभूत या सामान्य सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए इसकी जानकारी अनिवार्य है। शिक्षक को शिक्षण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रमुख रूप में ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत टीचिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि विषय वस्तु का छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित किया जाए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि छात्रों के सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आदि पर्यावरणों का उपयोग किया जाए। विषय वस्तु का संबंध वास्तविक जीवन से जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन से संबंध स्थापित किए बिना मानवीय संबंधों को समझना कठिन है। सेकंड, रुचि का सिद्धांत। शिक्षण को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विषय वस्तु में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जाए। जब छात्रों की रुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी तब वह तल्लीन होकर उसका सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बालक की जिस कार्य में रुचि होती है उसे वह ध्यान से करता है और उसको पूर्ण करने में अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अतः शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जो उसे ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है जिससे वह अपने आप कार्य में रुचि लेने लगता है। परिणामतः उसके सीखने की प्रक्रिया सरल एवं तीव्र हो जाती है। सामान्यतः अध्ययन के शिक्षण को नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को उसे सीखने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है। वह उनको प्रेरित करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, वे हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को इस मूलभूत एवं मनोवैज्ञानिक आधार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व
को रायबर्न ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। चयन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ है कि ज्ञान अति विस्तृत है, अतः छात्रों की योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए। ठीक है, उपयोगी बातों का ही चयन करना चाहिए। आगे नियोजन का सिद्धांत, अति विस्तृत ज्ञान से चुनी हुई प्रमुख बातों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनको नियोजित करना अनिवार्य है। ठीक है, उनको नियोजित करना जो है अनिवार्य है, क्योंकि नियोजन अपव्यय को रोकता है। क्योंकि क्या होता है, नियोजन जो है अपव्यय को रोक देता है, नियोजन। ठीक है, यह शिक्षक को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होने में सहायता देता है। अतः किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे उसमें क्या पढ़ना है और किस विधि को अपनाना है, वे किस सहायक सामग्री का उपयोग करना है। विभाजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को सुगम बनाने के लिए उसका प्रस्तुतिकरण क्रमिक सोपानों या पदों में करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए तथा छात्र केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, आगे आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए सीखे गए ज्ञान को समयानुसार दोहराना चाहिए, नहीं तो बालकों में स्मृति चिन्ह समय के अनुसार धुंधले हो जाएंगे तथा दोहरान के अभाव में बालक सीखा गया ज्ञान भूला देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रिवीजन तो करना ही चाहिए भैया। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होता है। रायबर्न के मतानुसार हमें प्रत्येक पाठ के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग एवं उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ कार्य करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, सभी बालक बुद्धि, योग्यता, क्षमता और अभिरुचि में समान नहीं होते। इसी कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय बालकों को व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखें। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, बालकों के नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण करने से शिक्षण में नवीनता, प्रभावशीलता, क्रमबद्धता का विकास होता है। छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब विद्यार्थी को सक्रिय रखते हुए क्रिया किया जाता है और विद्यार्थी की रुचि, अभिरुचि, सीखने की क्षमता अनुसार व्यवस्थित रहता है। प्रमुख शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूला, शिक्षण शास्त्र में हमें अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं। इन सूत्रों का आविष्कार नहीं किया गया, वरन इनको खोजा गया है। इस कार्य में क्रोमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी आदि का बहुत योगदान रहा है। वे सूत्र उन शिक्षण मार्ग में सुगम उक्तियां बनाते हैं जिनसे शिक्षण और सीखना आगे बढ़ते हैं। इन शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करने में शिक्षक अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण की प्रभावशीलता और सफलता के लिए कुछ शिक्षण सूत्रों की चर्चा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न शिक्षण सूत्रों का पालन करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद को सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में यह बात सर्वविदित है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है। अतः अध्ययन के लिए आवश्यक है कि किसी पाठ को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विषय का कितना ज्ञान है। शिक्षक को प्रत्येक पाठ से पाठ में शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र का अर्थ है कि बालकों का पहले विषय की सरल बातें बताई जाएं, उसके बाद ही जटिल बातों को, उसके बाद ही पहले सरल बातें बता देनी चाहिए, उसके बाद ही जटिल बातों को बताना चाहिए। ठीक है, पहले सरल बातों को बताना चाहिए, उसके बाद जटिल बातों को बताना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है, क्या लिखा हर्बर्ट स्पेंसर ने? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि यदि ज्ञान प्रदान हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा और शीघ्र ही उसे विषय से घृणा व अरुचि हो जाएगी। परंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरल बालक के दृष्टिकोण से हो, न कि शिक्षक के। ठीक है, क्योंकि जो बात बालक के दृष्टिकोण में कठिन है हो सकता है शिक्षण के दृष्टिकोण में सरल हो।
विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस शिक्षण सूत्र को आगमन से निगमन की ओर भी कहा जाता है। इसके माध्यम से छात्र किसी भी सैद्धांतिक विषय का निर्माण कर एक नियम तैयार कर लेते हैं। यह नियमीकरण उन्हें अध्ययन में सहजता एवं सरलता प्रदान करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने शिक्षण का प्रारंभ आगमन से करके निगमन में समाप्ति का संकेत देता है। इस शिक्षण सूत्र को उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। पूर्ण से अंश की ओर। यह एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि बालक प्रथमतः समग्र वस्तु का दर्शन करता है, तदनंतर उसके विभिन्न भागों, प्रभागों एवं उपभेदों को जानता है। अतः ज्ञान प्रदान करने की रीति में पहले पूर्ण वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, तत्पश्चात वस्तु विशेष के उस अंश या हिस्से पर अवधान केंद्रित होता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। बालक के सामने उपस्थित प्रत्यक्ष साधनों अथवा वस्तुओं के बारे में उसे बतलाकर तदुपरांत अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि प्रत्यक्ष साधनों के द्वारा बालक शीघ्र विषय को समझ लेता है। द्वितीय मत यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से बालक पूर्व में अपना विश्वास बना लेता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सामान्यतः सभी छात्रों को स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान वस्तु के दर्शन में निहित होता है। स्थूल ज्ञान के उपरांत वस्तु के सूक्ष्म अवयवों का परिचय प्राप्त किया जाता है। इसका दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण है। कठिन विषयों के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक जब यही मार्ग अपनाता है तब सूक्ष्म का प्रयोग स्थूल के उपरांत होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, स्थूल सूक्ष्म को याद रखना है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण एवं संश्लेषण शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है। विश्लेषण से संश्लेषण की क्रिया में वस्तु का पहले अध्ययन किया जाता है। इसके उपरांत प्रत्येक तत्व व अवयव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। विश्लेषण का तात्पर्य तत्वों को समायोजित करके पुनः उनका विभाजन करना है। उसी प्रकार संश्लेषण चाष्य अवयवों का परस्पर संबंध कायम करना है। अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभिक अवस्था के दौरान बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर शिक्षक उसके ज्ञान को धीरे धीरे पुष्पित और जो है पल्लवित करता है। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा छात्र कालांतर में प्रौढ़ हो जाते हैं। अनुभव से तर्क की ओर। बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। देखने में जो अनुभव उसके मस्तिष्क में संचित होते हैं वह तर्क शक्ति को बढ़ाने में बालक की मदद करता है। हरी घास पर क्षण भर नामक पाठ पढ़ाने के दौरान बालक को हरी घास का प्रत्यनुभव होना चाहिए। तदुपरांत वह हरी घास के गुणों को जानने का प्रयास कर सकेगा। मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों, रुझानों आदि के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे उसे तार्किक बनाना चाहिए। तर्कपूर्ण क्रम का त्याग कर मनोवैज्ञानिक क्रम का अनुसरण करने की ओर। किसी विषय वस्तु को तर्क के आधार पर समझ जाने की अपेक्षा उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, रुचियों, जिज्ञासाओं और ग्रहण करने की शक्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना इस सूत्र का आधार है। इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित करने की ओर। बालकों की प्रवृत्ति स्थूल वस्तुओं की ओर अधिक रहती है। बालक अपनी इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहता है। खेल द्वारा उनके ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण उसे उपलब्धि प्रदान करता है। अतः आँख, कान, अंगुलियों आदि से प्रयोग कर जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है उसे वह जल्दी हृदयंगम कर लेता है। आगमन से निगमन की ओर। छात्रों को पहले उदाहरण बताकर इसके बाद में उसे नियम निश्चित करवाने चाहिए। अतः छात्रों को आगमन से निगमन की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि आगमन नवीन ज्ञान की खोज करना है और निगमन इन खोजों का फल या निष्कर्ष होता है। ठीक है। भाषाई कौशल का विकास। कौशल स्किल पहलू एस्पेक्ट LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग सबसे पहले सुनेंगे, फिर स्पीकिंग फिर बोलेंगे, फिर रीडिंग पढ़ेंगे, फिर राइटिंग लिखेंगे। देखो, सबसे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, सबसे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बालक के जन्म के बाद सबसे पहला भाषा को सुनता है, तत्पश्चात वह धीरे धीरे बोलने लगता है। बालक को जब विद्यालय भेजा जाता है तब बालक धीरे धीरे भाषा में पढ़ने का कौशल विकसित होता है। पढ़ने के बाद ही बालक भाषा को लिखना भी सीख जाता है। ठीक है। पढ़ने के बाद ही बालक सीख जाता है। अब प्रश्न है जो अगली वीडियो में आएंगे।